डोनाल्ड ट्रंप ने जब रूस को 10 दिनों की चेतावनी दी तो दुनिया की सांसें थम गई। लेकिन इस अल्टीमेटम के कुछ ही घंटों बाद रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला बोला। इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल, जेल और बाजार तक रूस के निशाने पर आए हैं। यानी पुतिन की तरफ से संकेत साफ है, रूस युद्ध विराम नहीं करेगा बल्कि युद्ध की रफ्तार बढ़ा देगा। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन। पुतिन को ट्रंप के अल्टीमेटम की उल्टी गिनती। 8 अगस्त से महायुद्ध की नई सुनामी। एक धमकी के बदले 1000 मारेगा रूस। 2025 में जंग का सबसे खौफनाक पड़ाव। रूस और यूक्रेन में छिड़ी भयानक जंग से दुनिया पहले से ही दहशत में है। लेकिन इस दहशत का दायरा अब और विकराल होने वाला है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। रूस और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन। अमेरिका अपनी ताकत से रूस को दबाना चाहता है, लेकिन रूस पर ना तो किसी धमकी का असर है और ना ही किसी प्रतिबंध को रूस अपने लिए चुनौती मान रहा है। जबकि ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रूस को जो डेडलाइन दी गई है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये नई चेतावनी ट्रंप की तरफ से उस वक्त दी गई जब वो अपने प्लेन में थे और रिपोर्टर की तरफ से उनसे सवाल किया गया, क्या जिस 10 से 12 दिन की समय सीमा का आपने जिक्र किया वो शुरू हो चुकी है। जवाब में ट्रंप की तरफ से जो कुछ कहा गया और जिस हाव भाव के साथ कहा गया वो दुनिया के कई देशों पर मंडराते एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। 10 days from today, and then we're going to put on tariffs and stuff, and I don't know if it's going to affect Russia. Because he wants to obviously probably keep the war going, but we're going to put on tariffs and the various things that you put on. It may or may not affect them, but it could. जिस वक्त ट्रंप अपने जहाज में संवाददाताओं के सामने पुतिन को दिए गए अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू कर चुके थे, उस वक्त यूक्रेन के आसमान में रूस के लड़ाकू विमान तबाही मचा रहे थे। और ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें निशाना बनी गर्भवती महिला, कैदी, डॉक्टर और बाजार में खरीदारी कर रहे नागरिक। उनतीस जुलाई 2025 यानी ट्रंप की धमकी वाली रात को एक रक्त रंजित रात में बदल दिया गया। एक के बाद एक धमाकों से यूक्रेन दहल उठा। इस दौरान सबसे भयानक हमला हुआ ज़ैपोरिज़िया के पास एक पीनल कॉलोनी पर, जहां एक के बाद एक 4 रूसी ग्लाइड बम गिरे। जेल की इमारतें बिखर गईं, 17 कैदी मौके पर मारे गए। आधिकारिक बयान आया, इस स्ट्राइक में किसी भी सैन्य टारगेट का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी रूस ने जानबूझकर कैदियों को निशाना बनाया। लेकिन रूस यही नहीं रुका, उसकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने अपनी दिशा बदली और अगला टारगेट था दिनिप्रो।
जहां कामियांस्क के इलाके का एक अस्पताल रूस के हमलों की जद में आ गया। इस हमले में एक 23 साल की गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान दिया कौशिक के तौर पर हुई। वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन रूस की मिसाइल ने उसे मां बनने से पहले ही मिटा दिया। इस हमले में 22 मेडिकल स्टाफ और मरीज भी घायल हुए। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रहा, यह अब अस्पताल के वार्ड तक पहुंच चुका है। फिर हमला हुआ खार्किव के एक छोटे बाजार पर, जहां 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ओडेसा में एक बुजुर्ग महिला मारी गई। खैरसान और माइकोलाइव में दर्जनों घर तबाह कर दिए गए। कुल मिलाकर 27 नागरिकों की मौत और 40 से ज्यादा घायल। ये जनहानि के हिसाब से 2025 का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन में रात भर सायरन बजते रहे, लेकिन रूस की मिसाइलों ने वक्त का लिहाज नहीं किया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुबह बयान दिया। Важкий сьогодні день. В Запорізькій області було багато загиблих та поранених. Був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об'єкт, не могли не знати. 16 людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам'янське, по території лікарні. 3 людини були убиті. І ще багато поранених. यानी पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, और वो इरादे हैं कि रूस किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। खास बात यह है कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में अब निशाने बदले जा चुके हैं। पहले टारगेट थे सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और पावर ग्रिड्स। अब टारगेट है अस्पताल, रिहायशी इमारतें और अब जेल। 29 जुलाई 2025 की रात यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके में कॉलोनी को रूस ने अपनी मिसाइल से निस्तेनाबूद कर दिया, और इसे किसी चूक या गलती का नाम नहीं दिया जा सकता। यह हमला ठोस इरादों से किया गया था। ये टारगेटेड सिविलियन स्ट्राइक थी, और इन भीषण धमाकों के पीछे रूस अमेरिका को ये बता रहा है कि उसकी बारूदी ताकत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब यूक्रेन की सामाजिक संरचना को तोड़ने के लिए टारगेट्स चुन चुका है। जेल पर हमला, उन बंद कैदियों पर जिनके पास ना तो हथियार है, ना ही बचने का साधन, जो ये दिखाता है कि क्रेमलिन अब यूक्रेन के खिलाफ डर और दहशत को हथियार बना चुका है। यूक्रेन की इनसाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि जिस जेल पर रूस की तरफ से यह हमला किया गया, उस जेल में ज्यादातर वो लोग थे जो युद्ध के शुरुआती दिनों में छोटे मोटे केस में गिरफ्तार किए गए थे। कुछ चोर, कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ तो सिर्फ गलत जगह पर मौजूद होने के कारण जेल में थे। यानी ये युद्धबंदी नहीं थे, ये कानूनी रूप से संरक्षित नागरिक थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इस हमले को युद्ध अपराध कहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी कर रूस से जवाब मांगा है, लेकिन पुतिन की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, और ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इस हमले के पीछे एक संदेश भी छिपा हो सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन ने अपने टारगेट के तौर पर निहत्थे कैदियों को चुना। यानी पुतिन ने वॉशिंगटन को साफ मैसेज भेजा है, और वो ये कि किसी भी धमकी का जवाब रूस अपनी वॉर मशीन से देगा। एक धमकी के बदले रूस हजारों मारेगा। आलम यह हो चुका है कि पूर्वी यूक्रेन के शहरों में तबाही का मंजर दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना अब सोवियत युग के पुराने बमों को आधुनिक तकनीक से लैस कर युद्ध में इस्तेमाल कर रही है। इन बमों को ग्लाइड बम कहा जाता है, जो अब यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों को भेदने का मुख्य हथियार बन चुके हैं। ग्लाइड बमों की खासियत यह है कि इन्हें रिट्रैक्टेबल फिन्स और गाइडेंस सिस्टम से अपग्रेड किया गया है, जिससे ये बम लक्ष्य तक सटीकता से पहुंचते हैं। इन बमों में 3000 किलोग्राम तक विस्फोटक भरा जा सकता है, जो किसी भी शहर या सैन्य ठिकाने को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की वायुसेना का भी दावा है कि रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया। इस हमले में 2 इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइलें और 37 शाहिद स्ट्राइक ड्रोन और कुछ डिकॉय शामिल थे। यह हमला यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को टारगेट करते हुए किया गया।
इस दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले का जवाब देते हुए 32 शाहिद ड्रोन को मार गिराया। शाहिद ड्रोन जो ईरानी तकनीक पर आधारित है, कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात है, जबकि इस्कंदर M मिसाइलें बेहद शक्तिशाली होती हैं और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले को रूस की आक्रामक रणनीति का हिस्सा बताया है, जिसका मकसद यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को कमजोर करना है। रूस के इस आक्रामक हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की गई है कि वो इस तरह के हमलों की निंदा करे और यूक्रेन को और ज्यादा से ज्यादा सैन्य मदद पहुंचाए। Російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну. Все це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Я хочу подякувати всім, хто саме так працює разом з нами. यूक्रेन पर हुए इन हमलों ने उस वक्त जोर पकड़ा है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सब्र रूस को लेकर जवाब दे चुका है। यही वजह है कि ट्रंप अब बार बार कह रहे हैं कि अगर 8 अगस्त तक रूस और यूक्रेन के बीच बात नहीं बनी तो कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। पुतिन को झुकाने के लिए ट्रंप की तरफ से सेकेंडरी सैंक्शन का जिक्र किया गया है, यानी ऐसे प्रतिबंध जिनका असर किसी एक देश पर नहीं होता बल्कि प्रतिबंधित देश के सहयोगियों को भी उनका सामना करना होता है। ये उन देशों, कंपनियों या व्यक्तियों पर लागू होती है जो उस प्रतिबंधित देश से व्यापार कर रहे हों। यानी अगर अमेरिका रूस पर सेकेंडरी सैंक्शन लागू करता है तो वो सिर्फ रूस नहीं बल्कि जो भी देश या कंपनी रूस से व्यापार करेगा वो भी अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आएगा। और अगर चीन या भारत जैसे देशों पर अमेरिका का आर्थिक दबाव आया तो रूस की तेल सप्लाई का पूरा मॉडल चरमरा जाएगा। रूस हर दिन समुद्र के रास्ते 3 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है और उसमें बड़ी हिस्सेदारी उन्हीं देशों की है जो ट्रंप के संभावित सेकेंडरी सैंक्शन के रडार पर है। I don't know. I'm not, I'm not so interested in talking anymore. He talks. We have such nice conversations, such respectful and nice conversations, and then people die the following night with a missile going into a town and hitting. I mean, recently, I guess, the nursing home, but they hit other things. Whatever they hit, people die. So, I don't know. We'll see what happens. अमेरिका पहले भी ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर इस सेकेंडरी सैंक्शन वाली रणनीति को आजमा चुका है, जहां चीन, तुर्की या यूरोप की कंपनियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने उस देश से व्यापार किया तो उन्हें भी कीमत चुकानी होगी।